Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 7th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Effective Communication Skills. And this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं. फिर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने थिंकिंग और रीडिंग पढ़ लिया था. आज हम राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. राइटिंग. There are times when writing is the best way to communicate and often the only way to get one's message across. देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि राइटिंग जो है ना, कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका हो सकती है, या हो सकता है कि सिर्फ वही एकमात्र तरीका हो जिस तरीके से आप अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा पाओ. कोई और हो सकता है तरीका ही ना हो. In writing, one needs to be aware of the fact that once something is in the written form, it cannot be taken back. तो राइटिंग के समय ये याद रखना, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई चीज़ आप लिख देते हो ना, तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते. देखो, बोलते समय होता है कि हम बातों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने लिख दी ना, उसको फिर हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. कम्युनिकेटिंग in this way is more concrete than verbal communication, with less room for error and even lesser room for mistakes. तो जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, उस समय देखो, अगर थोड़ा मोड़ा एरर होता है ना तो चलता है. लेकिन जब भी हम लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे एरर के लिए कोई जगह नहीं होती. अगर यहाँ पे गलती हो गई तो फिर उस गलती को आप सुधार नहीं सकते. ठीक है. दिस प्रेजेंट्स रिटन कम्युनिकेटर विथ न्यू चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, राइटिंग स्टाइल एंड वर्डिंग. तो इसी वजह से लिखते समय क्या होता है, कम्युनिकेटर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं. जैसे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स पे भी हमें ध्यान देना पड़ता है, हमारी राइटिंग स्टाइल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हमें वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए. Today's technology, for example computers, provides reliable tools which make formal writing such as memos, letters or proposals much easier. तो आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, उसकी वजह से लिखना, लेटर बनाना, प्रपोजल लिखना, ये सब क्या हो गया है, ईजी हो गया है. फॉर्मल राइटिंग ईजी हो गई है. ठीक है. अब देखो, स्पेलिंग का ध्यान, ग्रामर का ध्यान आपको फॉर्मल राइटिंग में ही रखना होता है. ठीक है. देयर आर स्पेल चेक्स एंड ग्रामर चेक्स. तो जो आज की टेक्नोलॉजी है, चाहे हमारे पास कंप्यूटर हो या हमारे पास फ़ोन हो, हमारे पास स्पेल चेक्स होते हैं, ग्रामर चेक्स होते हैं, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं. ग्रामर को चेक कर सकते हैं. As students, these skills are useful in writing essays, assignments, formal letters and descriptive answers in exam. तो जब आप एज अ स्टूडेंट एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होते हो, एसेज लिख रहे होते हो, या कोई असाइनमेंट बना रहे होते हो, या फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हो, उस समय ये जो राइटिंग स्किल्स है ना, ये आपके काम आती हैं. ठीक है. क्योंकि एग्जाम में आप कंप्यूटर लेके नहीं बैठे होते हो. सम गाइडलाइंस फॉर राइटिंग वेल. तो अच्छा लिखने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं. पहला है, अवॉइड द यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स. तो स्लैंग वर्ड्स को यूज़ करना अवॉइड करो. मतलब अगर आपको चिल्ड्रन लिखना है तो आप उसकी जगह किड्स नहीं लिख सकते, क्योंकि किड्स क्या है, ये एक स्लैंग वर्ड है. ठीक है. ट्राई नॉट टू यूज एब्रीवेशंस, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हो. तो जैसे अपार्टमेंट को शॉर्ट में हमने APT लिख दिया, गवर्नमेंट को GOVT लिख दिया,
तो ऐसे होता है ना, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ट्राई नॉट टू यूज सिम्बल्स अनलेस इट इज़ राइटिंग फॉर साइंस, मैथ्स और टेक्निकल सब्जेक्ट्स और वाइडली नोन एंड यूज सिम्बल्स। तो सिम्बल्स को भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सिम्बल्स आपको समझ में आ रहे हैं वो दूसरे को भी समझ में आए। तो सिम्बल्स तब तक यूज़ नहीं करने चाहिए जब तक आप साइंस नहीं लिख रहे हो। अगर साइंस से रिलेटेड कुछ राइटिंग है आपकी, तब वहाँ पे आप सिम्बल्स यूज़ कर सकते हो। मैथ्स से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो तो वहाँ पे भी सिम्बल्स यूज़ कर सकते हो। तो जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं ना, वहाँ पे आप सिंबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन वही सिंबल आपको यूज़ करने हैं जो कि वाइडली नोन हो, ठीक है, जिनको लोग जानते हो, ठीक है, जो लोग यूज़ करते हो। जैसे एंड एंड के लिए ये सिंबल है, इसको सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसे सिंबल्स यूज़ नहीं करिए जो बहुत कम लोग जानते हो। यूज़ क्लीशेस विथ कॉशन। जब भी आप मुहावरों का यूज़ कर रहे हो तो आप उसको सावधानी से यूज़ करो, ठीक है। स्पेल द नेम्स ऑफ पीपल, कंपनीज एंड वर्ड्स करेक्टली। जब भी आप पीपल, कंपनी का नाम लिख रहे हो ना, तो उस समय आपको स्पेलिंग को ध्यान में रखना है, आपको उसको सही से लिखना है। Numbers should be expressed as word when the number is less than 10 or is used to start a sentence. तो अगर आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी नंबर से कर रहे हो तो वो हमेशा वर्ड में होना चाहिए। और अगर कोई नंबर 10 से कम है, जैसे 9 है, 8 है, 7 है, तो उस समय हम उसको वर्ड में लिखेंगे, डिजिट में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल कि 10 ईयर एगो माई सिस्टर एंड आई। अब यहाँ पे देखो 10 ईयर्स एगो, यहाँ पे 10 जो है स्टार्टिंग में लगा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग ही नंबर से हुई है, तो यहाँ पे आप 10 को ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। और अगर नंबर 10 या नंबर 10 से ज़्यादा कहीं पे यूज़ हुआ है और वो भी सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है, तब आप उसको उसी तरह लिख सकते हो, उसको फिगर की फॉर्म में ही लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, माई ब्रदर हैज़ 13 मैच बॉक्स कार्स। यहाँ पे 13 नंबर यूज़ हुआ है जो कि 10 से ज़्यादा है और सेंटेंस के बीच में यूज़ हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो आप इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन शुड बी यूज। लिखते समय पंक्चुएशन मार्क के यूज पे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट। अपने सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंस लिखना प्रेफर करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्किल है लिसनिंग। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वी ईदर सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखो, या तो हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या भेजते हैं। इफेक्टिव लिसनिंग इज द की टू रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अगर हम अच्छे से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से रिसीव कर रहे हैं। अगर हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है तो हम इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। एवरी डे वी ऑल लिसन टू अ वेराइटी ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हर दिन हमको बहुत तरह के मैसेजेस सुनने को मिलते हैं, बट वी रिमेंबर सर्टेन थिंग्स मोर इजिली एंड फॉरगेट अदर थिंग्स। लेकिन हम कुछ ही मैसेजेस को याद रख पाते हैं, कुछ ही चीज़ों को याद रख पाते हैं। Listening is a combination of skills pertaining to hearing, the attitude towards the person sharing the message, and the content of the message, along with our psychological connection with the sender and the message. देखो जो listening है ना, ये कई सारी skills का combination है, जिसमें hearing आती है कि हम चीज़ों को कैसे सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन मैसेज को भेज रहा है उस पर्सन से हमारा रिलेशन कैसा है, उसके तरफ हमारा एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। जिन पर्सन को हम नहीं जानते उनकी बातों को शायद हम उतने ध्यान से नहीं सुनते,
ठीक है। और जो लोग हमारे फेवरेट होते हैं, हमारे फेवरेट स्पीकर होते हैं, उनकी बातों को हम ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। और फिर मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैसेज हमारे काम का है तब तो हम उसको सुनेंगे, और अगर हमें लगता है स्टार्टिंग में ही सुन के कि यार ये जो मैसेज आने वाला है ये हमारे काम का नहीं है, तो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं सुनते, हम उस पर ध्यान नहीं देते। सुनते तो हैं बट ध्यान नहीं देते, ठीक है। इसीलिए बाद में हमें वो याद नहीं रहता। उसके बाद जो हमारा साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है ना सेंडर से और मैसेज से, वो भी हमारी लिसनिंग को इफेक्ट करता है। Listening requires more than hearing words. It requires a desire to understand, an attitude of respect and acceptance of the message and speaker, and a willing tendency to judge and evaluate others' perception about the message. देखो, जो लिसनिंग है ना वो सुनने से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। थोड़ा हमें लिसनिंग के लिए थोड़ा हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चीज़ों को सुनना इजी होता है, लेकिन उनको समझ के सुनना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। हर कोई हियरिंग तो कर सकता है, लेकिन लिसनिंग सबके बस की नहीं होती, ठीक है ना। तो लिसनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर डिज़ायर हो समझने की। अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहेंगे तो हम फिर उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तब हम लिसनिंग करेंगे। और अगर सेंडर के प्रति, स्पीकर के प्रति हमारे मन में रिस्पेक्ट है तब तो हम उसको सुनेंगे। मैसेज के लिए हमारे मन में एक्सेप्टेंस है, अगर हमें लगता है कि हमारे मतलब का मैसेज है तब तो हम उसको सुनेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैसेज को जज करते हैं, ठीक है। किसी मैसेज को हम ध्यान से सुनते हैं ताकि हम उसको क्रिटिसाइज कर पाए, ठीक है, उसके बारे में अपने ओपिनियंस दे पाए, उसको इवैल्यूएट कर पाए। इसके लिए भी हम मैसेज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कभी कभी जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ हमारे थिंकिंग के जस्ट उल्टी होती हैं, उनको भी हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि सिर्फ इसलिए ताकि हम उसको क्रिटिसाइज कर पाए, ताकि हम उससे उसके प्रति कुछ नेगेटिव बोल पाए, ठीक है, उसके प्रति अपना व्यू दे पाए, ठीक है ना। लिसनिंग रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड एनर्जी। तो लिसनिंग के लिए कंसंट्रेशन भी ज़रूरी है, एनर्जी भी ज़रूरी है। लिसनिंग स्किल कैन बी नेचुरल और एक्वायर्ड। ये जो लिसनिंग स्किल है ना, ये नेचुरल भी हो सकती है और हो सकता है कि हम इसको एक्वायर भी करें, सीखें। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय यूजिंग सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और अगर आपको लिसनिंग स्किल को एक्वायर करना है तो आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे बॉक्स में यही लिखा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो स्कूल आर का सिर्फ 20% लिसनिंग में यूज़ करते हैं। मतलब जितने देर भी वो स्कूल में है तो उसका सिर्फ वो 20% टाइम सुनते हैं, ठीक है। बाकी टाइम तो वो सिर्फ हियरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लिसनिंग नहीं कर रहे होते हैं। और अगर टेलीविज़न और उनकी कन्वर्जेशन को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, बच्चे जितने देर तक जग रहे हैं, जितने देर तक वो टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 50% ही ऐसा होता है कि जब बच्चे लिसनिंग करते हैं, ठीक है, जब कोई भी ह्यूमन लिसनिंग करता है, ठीक है। खैर, ये टाइम बढ़ाया जा सकता है, इसको 100% किया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है कि हम जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे, वो 50% ही लिसनिंग करते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग? अब क्वेश्चन ये आता है कि आप लिसनिंग की स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हो। तो पे अटेंशन टू द स्पीकर विथ अलर्टनेस एंड रिलैक्सेशन। एकदम अलर्ट होके, रिलैक्स होके जो भी स्पीकर बोल रहा है उस पर ध्यान दो। स्टॉप टॉकिंग वाइल लिसनिंग। सुनते समय बात करना बंद करो। ऐसा अक्सर होता है ना कि हम क्लास में होते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है और हम बात कर रहे होते हैं, तो फिर कैसे आप चीज़ों को समझ पाओगे। लिसनिंग रिक्वायर्स सेटिंग aside the listener's thought and perception of the message with a feel of empathy। देखो, अगर आप लिसन कर रहे हो, लिसनिंग हो रही है, तो उस समय एज अ रिसीवर
आपके दिमाग में कोई परसेप्शन नहीं होने चाहिए, पहले से कोई थॉट नहीं होने चाहिए। अगर आप पहले से ही कोई एक परसेप्शन बना लोगे दिमाग में ना, तो फिर उस समय स्पीकर की बातें आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी और आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्पीकर की बातें आपके परसेप्शन के ठीक उल्टी हो, जैसा आपने सोचा वैसा स्पीकर नहीं बोल रहा हो, तो उस समय लिसनिंग नहीं हो पाती। तो इसीलिए जब भी आप कोई मैसेज रिसीव कर रहे हो, तो उस समय जितने भी परसेप्शंस है ना, उनको दिमाग से निकाल दो। ठीक है? एक एम्पैथी वाली फीलिंग लाके सुनो। एम्पैथी क्या होता है कि जब आप अपने आप को स्पीकर की जगह रखने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उस समय आप सुनोगे ना, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। द लिसनर नीड्स टू हैव द डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू ट्राई एंड सी थिंग्स फ्रॉम अनदर्स पर्सपेक्टिव। तो अच्छा लिसनर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो। ठीक है? लिसन टू द वर्ड्स एंड फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज एंड ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो जो भी बोले जा रहे हैं, वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना, उनको समझो और उनको फील करने की कोशिश करो। ठीक है? Be aware of the non-verbal messages such as the motive, expressions and attitude of the speaker। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीकर जो बोल रहा होता है और जैसा उसका एटीट्यूड होता है, उससे भी हम चीज़ों को समझते हैं। स्पीकर का मोटिव कुछ होता है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसके वर्ड्स पे तो हमें ध्यान देना ही है, साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशंस पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी हमें ध्यान देना है। उसका क्या मोटिव है, वो किस मोटिव से मैसेज हमें दे रहा है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है, तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्किल है हमारी स्पीकिंग। स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स में से एक है। स्पीच रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, comprehension and use of sounds in a spoken language। स्पीच किसको रिफर करता है? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम साउंड्स को क्या करते हैं, साउंड्स को बोलते हैं, साउंड्स को यूज़ करते हैं स्पोकन लैंग्वेज में। ठीक है? और साउंड्स का यूज़ करके हम मैसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी स्पीक विथ family members, friends, and other for business and work to inform, share feelings, and for many other reasons। तो डे टू डे लाइफ में हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। बिजनेस पर्पस से या किसी भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पे अगर हम होते हैं तो वहाँ पे हम बात करते होते हैं, मैसेजेस को शेयर कर रहे होते हैं। Speaking before a group and public speaking are two types of important speaking skills। तो ग्रुप के सामने बोलना और पब्लिक स्पीकिंग करना, ये दो तरह की इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग स्किल्स होती हैं। Public speaking is the process of talking to a group of people in a structured, deliberate manner with the intention to inform, influence, persuade, motivate or entertain the listeners। पब्लिक स्पीकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे स्पीकर बात करता है बहुत सारे लोगों से, लोगों का पूरा ग्रुप होता है, उनसे वो बात करता है। ठीक है? और ये जो ग्रुप होता है ना, ये जानबूझ के तैयार गया होता है। यहाँ पे लोग इसीलिए इकट्ठे होते हैं ताकि वो सुन पाए स्पीकर को। ठीक है? और स्पीकर का इंटेंशन क्या होता है? या तो वो कोई चीज़ इन्फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, या तो वो एज अ इन्फ्लुएंसर बात कर रहा होता है, या तो वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे खड़े होके कुछ बोल रहा होता है, या तो वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बोल रहा होता है। ठीक है? Most great speakers have a natural ability to display the skills and effectiveness that can help to engage and move an audience for a special purpose। देखो बहुत सारे स्पीकर्स जो महान स्पीकर्स होते हैं, उनके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी होती है
कि वो बहुत अच्छे से लोगों से बात करते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से वो बात करते हैं कि वो लोगों को इंगेज कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो ऑडियंस को एकदम कहते हैं ना हिला के रख देते हैं, मतलब कि वो ऑडियंस के सीधे दिमाग पे असर डालते हैं। ठीक है, वो इतने अच्छे से बोलते हैं कि ऑडियंस एकदम अ, उनमें मग्न हो जाती है। ठीक है, उनको एकदम ध्यान से सुनने लगती है। तो अच्छे स्पीकर्स के यही लक्षण होते हैं कि वो ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाए। ठीक है, लैंग्वेज एंड oratory are among the two most important aspects of public speaking and interpersonal communication. देखो, जो भी स्पीकर है ना, उसको लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ उसके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। जब भी वो बोल रहा है तो उसके वर्ड्स इतने क्लियर होने चाहिए कि सुनने वाले को वो समझ में आने चाहिए कि स्पीकर बोल क्या रहा है। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 ऑब्वियस एंड सिंपल एक्शन टू इंश्योर दैट योर वर्बल मैसेजेस आर अंडरस्टूड एंड रिमेंबर्ड। तो देखो, 4 यहाँ पे कुछ एक्शन है या कह सकते हो स्टेप्स है, जिनको करके आप इंश्योर कर पाओगे कि आपके मैसेज को समझा जाए और उसको याद रखा जाए। तो वो एक्शन क्या है, कैसे आप अपनी स्पीकिंग स्किल को सुधार सकते हो? तो सबसे पहला है अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन। जब भी आप पब्लिकली बोल रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले तो उसका पर्पस समझना होगा कि आप किस पर्पस से वहां पे खड़े हो। ठीक है, सेकेंड है कीप द मैसेज क्लियर एंड कंसाइज। मैसेज जो भी आप दे रहे हो, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो ना, वो मैसेज क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, कि अच्छे से सुनने वाले को समझ में आए। बी प्रिपेयर्ड, रिहर्स वेल बिफोर स्पीकिंग। स्पीकिंग से पहले चाहे आप कितने ही अच्छे स्पीकर क्यों ना हो, आपको रिहर्सल करनी ज़रूरी है। तो अच्छे से रिहर्सल करो, प्रिपेयर हो, तब जाके स्टेज पे बोलो। बी क्लियर व्हेन डिलीवरिंग द मैसेज। जब भी आप कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो तो क्लियर रहो, मतलब आपको भी वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं। ठीक है, तो आपको खुद वो मैसेज पता होना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि उसका असर सामने वाले के ऊपर कैसे पड़ेगा। ठीक है, हाउ कैन यू मेक योर टॉक और प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। अब है कि आप कैसे अपनी टॉक को, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाओगे। बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टॉक और प्रेजेंटेशन, इट इज़ वाइटल दैट यू अंडरस्टैंड। तो इससे पहले कि आप स्टार्ट करो अपनी टॉक या प्रेजेंटेशन पे काम करना, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप समझो कि हु आर यू स्पीकिंग टू, आप बात किससे कर रहे हो। ठीक है, वॉट आर देयर इंटरेस्ट, प्री सपोजिशंस एंड वैल्यूज़। उनके इंटरेस्ट क्या है, पहले से उनका वो क्या सपोज करके रखते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है। वॉट डू दे शेयर इन कॉमन विद अदर्स, वो कॉमनली दूसरों से क्या शेयर करते हैं। हाउ आर दे यूनिक, कैसे जिनसे आप बात करने जा रहे हो, जिन भी लोगों को आप मैसेज देने जा रहे हो, वो कैसे दूसरों से अलग हैं। ठीक है, उनकी क्या ऐसी स्पेशल बात है, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। फिर है वॉट डू यू विश टू कम्युनिकेट। एक बार जब आप जान गए कि आपको किससे बात करनी है, फिर आप देखो कि आपको बात क्या करनी है। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज क्रूशियल टू योर सक्सेस। तो जो भी बात आपको करनी है, जिस भी टॉपिक पे आपको बोलना है, आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ। वन वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज टू आस्क अबाउट द सक्सेस क्राइटेरिया। तो देखो, आपको सक्सेस क्राइटेरिया पता होना चाहिए, मतलब कि क्या ऐसी चीज़ आप करोगे, क्या ऐसा बोलोगे, कैसे बोलोगे कि आपको सक्सेस मिलेगी। देखो, स्पीकर के लिए सक्सेस क्या होती है, स्पीकर के लिए सक्सेस वही होती है जब उसकी ऑडियंस उसकी बात को समझे, उसको अप्रिशिएट करे। ठीक है, हाउ डू यू नो इफ एंड व्हेन यू हैव सक्सेसफुली कम्युनिकेटेड व्हाट यू हैव इन माइंड। आप कैसे जानोगे कि जो भी आपने आपके दिमाग में था,
आपने उसको सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। तो आप ये भी समझो कि आप क्या हो, क्या मैसेज आपको देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपको समझना है कि आपको किससे बात करनी है। दूसरा, आपको समझना है कि आपको क्या बोलना है। क्या बोलना है तो उसमें आप कैसे पता करोगे? आप पहले ये देखोगे कि जो भी आपको बोलना है वो आप कैसे बोलोगे। पहले तो आप टॉपिक चूज करोगे कि मुझे क्या बोलना है, फिर उसको कैसे आप डिलीवर करोगे आप ये भी चूज करोगे। ठीक है, आप ये भी सोचोगे। आप ये सोचोगे कि आप कैसा टॉपिक चूज करो कि सामने वाले पे वो असर डाले, सामने वाले को वो समझ में आए। हाउ कैन यू बेस्ट कन्वे योर मैसेज? आपने एक बार टॉपिक चूज कर लिया, फिर आप देखोगे कि आप अपने मैसेज को कैसे डिलीवर करते हो। चूज योर वर्ड्स एंड योर नॉन वर्बल क्यूज विथ योर ऑडियंस इन माइंड। तो आप अपने वर्ड्स को चूज करो। आप जो भी नॉन वर्बल चीजें यूज कर रहे हो वो भी सोच समझ के यूज करो। आप वो ऐसे वर्ड्स चूज करो जो आपकी ऑडियंस के हिसाब से हो। ठीक है, प्लान अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। जब भी कोई चीज़ आप बोल रहे हो, किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हो, तो स्टार्टिंग भी आप प्लान करो। आप प्लान करो कि स्टार्टिंग में मुझे ये बोलना है, मिडिल में मुझे ये बोलना है और लास्ट में मुझे क्या बोलना है। ठीक है, इफ टाइम एंड प्लेस अलाउ, कंसीडर एंड प्रिपेयर ऑडियो विजुअल एड्स। देखो, अगर टाइम है आपके पास, जगह भी अच्छी है जहाँ पे आप ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हो, तो आप वो भी यूज़ कर लो। इससे क्या होगा? इससे आपका मैसेज अच्छे से लोगों तक पहुंचेगा। आप बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से अपने मैसेज को दे पाओ। उसके बाद है व्हेन। टाइमिंग पे भी आपको ध्यान देना है। आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए। डेवलप अ सेंस ऑफ टाइमिंग सो दैट योर कंट्रीब्यूशंस आर सीन एंड heard as relevant to the issue or matter at hand। तो आप अगर टाइम को ध्यान में रखोगे तो होगा क्या कि जो भी आप बोल रहे हो वो लोगों तक सही से पहुंच जाएगा। आप जिस भी टॉपिक पे बोलना चाहते हो उसका टाइम एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोग उसको अच्छे से समझ पाए। देयर इज अ टाइम टू स्पीक एंड अ टाइम टू बी साइलेंट। देखो, होता है ना कि कभी कभी बोलने का टाइम होता है, चुप रहने का टाइम होता है। रिमेंबर, इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू सिंग अ बैड ट्यून। देखो, बुरा बोलने से बेटर है ना कि चुप रहो। ठीक, तो ऐसा बोल दो कि लोगों का दिमाग खराब हो जाए, तो उससे बेटर है कि आप बोलो ही मत। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम को बोलना है और कहाँ पे आपको चुप रहना है। ठीक है, आपको कहाँ पे पॉज लेना है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है आपकी ऑडियंस कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे, कुछ ऐसा चीज़ पूछ दे जिसका नॉलेज ही आपके पास ना हो, तो वैसी सिचुएशन में आपको चुप रहना ही चाहिए, या फिर उसका अच्छे तरीके से रिप्लाई दे दो। ठीक है, कि भाई मुझे नहीं पता, या मैंने अभी इस पे वर्क नहीं किया है, मैं इसको बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर। वॉट इज द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन यू हैव इन माइंड? क्या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है जो आपके दिमाग में है? आप क्या चाहते हो कि कैसे जगह पे आप अपने मैसेज को डिलीवर करो? यू मे हैव टाइम टू विजिट द रूम फॉर एग्जाम्पल एंड रीअरेंज द फर्नीचर। आप जहाँ पे भी मैसेज देना चाहते हो, जहाँ पे स्पीच दे रहे हो, आप पहले ही वहाँ पे पहुँचो, वहाँ की अरेंजमेंट्स को देखो। ठीक है, वहाँ पे जो भी फर्नीचर्स हैं उनको देखो, उसको रीअरेंज करो। चेक द अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी इफ यू आर यूजिंग ऑडियो और विजुअल एड्स। देखो, कभी कभी होता है ना कि ऑडियो विजुअल एड्स आप यूज कर रहे हो लेकिन लोगों को दिखाई ही ना दे, तो फिर क्या फायदा? तो आप ये भी देखो कि आप जो भी एड्स यूज कर रहे हो वो लोगों को दिखाई देंगे कि नहीं, लोगों को सुनाई देंगे भी कि नहीं। ठीक है, और वहाँ पे उन एड्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप तभी देख पाओगे जब आप उस जगह पे जाओ। फिर है वाई। In order to convert hearers into listeners, you need to know why they should listen to you and tell them if necessary। देखो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आपके लिसनर्स आपको सुने क्यों, आप में ऐसी क्या खास बात है। और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो अपने लिसनर्स को बताओ
कि क्यों मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, क्यों आप मुझे सुनो, क्यों ज़रूरी है कि आप सुनो। तो इससे क्या होगा, जो आपके हियरर्स हैं, जो खाली सिर्फ हियरिंग कर रहे हैं, वो अच्छे लिसनर्स बन जाएंगे। वो फिर आप पे ध्यान देंगे जब उनको समझ में आएगा कि क्यों सुनना ज़रूरी है। What disposes them to listen? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको सुनने के लिए मजबूर करे? That implies that you know why you are seeking to communicate, the value or worth or interest of what you are going to say. तो इससे ये पता चलता है कि आप जानते हो कि आप क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन की वैल्यू क्या है, आप जो भी बोलने वाले हो उसकी वैल्यू क्या है। तो जब लोगों को ये समझ में आएगा तो लोग अच्छे से आपको सुनेंगे। ठीक है। इसके बाद है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।